Today we will start our new chapter, which is unit number 15, and the chapter name is Organic Compound. In this chapter, we will discuss about the introduction of organic compound, what is organic compound, sources of organic compound, then major source of organic compound, characteristics and their uses, also allotropic form of carbon, functional group and homologous series, and the last topic of this chapter is detection of element in organic compound. Chapter is introduction. Before going to start this topic, I would like to explain that what is chemical compound. Chemical compound is a chemical substance consisting of two or more different chemically bonded element with a fixed ratio that determine the composition. So there are two types of chemical compound. Number one is organic compound and number two is inorganic compound. In late 18th and early 19th century, some chemists classified these two types on the basis of their sources from which they were derived. Compound obtained from plant and animal were called organic compound, whereas compound obtained from non-living sources were called inorganic compound. अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को डेफिनेशन के हवाले से मैंने बता दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? प्लांट एंड एनिमल. और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे हासिल होते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेस से. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, कार्बन एसेंशियल होता है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है. किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, हेलोजेंस के साथ. इन सब के साथ क्या है? कार्बन जो है कोवलेंटली बॉन्डेड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन जो है वो कम अमाउंट में होता है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करते. एग्जाम्पल आप लोगों के सामने डेली लाइफ में आती होंगी, जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बाइड्स हैं. ये सब क्या है? इनमें सब स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मौजूद होता है, लेकिन ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं. ये क्या है? ये जो है डिफरेंस रखते हैं इन प्रॉपर्टीज में, जिसकी वजह से इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं किया जाता. अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के हवाले से जिक्र करूँ तो पीरियोडिक टेबल में 118 तरह के एलिमेंट होते हैं. उन 118 एलिमेंट्स में से एक अगर हम लोग कार्बन को एलिमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करें तो उस एक कार्बन की अब तक 16 मिलियन कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, और वो 16 मिलियन कंपाउंड जो है कार्बन के, उनका अमाउंट, उनकी प्रॉपर्टीज इन 117 एलिमेंट से कहीं ज्यादा होती है. जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब चीजें आए. आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, लिपिड भी आएंगे, फैट भी आएगा, विटामिन भी है, फार्मास्यूटिकल्स, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो मेडिसिन और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं. ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है बच्चों, उसके अलावा कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में. उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मींस लाइफ. 1828 से पहले
साइंटिस्ट का ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट और एनिमल्स के जरिए हासिल किया जाता है, या ये आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फिर 19वीं सदी में जब कदम रखा तो 19वीं सदी में क्या है, एक और साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर काम किया और उसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। उस वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या था, उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली नेचुरली अकर्ड, वी कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ठीक है बच्चों, कि हम उसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो सिर्फ नेचुरली अकरिंग होते हैं। नेचुरली अकरिंग की बात वहीं पे फिर दोबारा आती है कि ये क्या है, प्लांट और एनिमल की सोर्सेज से हम इसे हासिल करते हैं। अब प्लांट और एनिमल की सोर्सेज में क्या है, प्लांट में जैसे आप लोगों को पता है कि कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और एनिमल की अगर बात करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस एक्सेट्रा। लेकिन इस वाइटल फोर्स थ्योरी को भी रिजेक्ट किया एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम वोलर था। उसने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके लेबोरेटरी में बता दिया। वो किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम कर रहा था, लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब तक बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक जो सिंथेसाइज किए जा रहे हैं लेबोरेटरीज में। ठीक है, उसने इनऑर्गेनिक कौन सा कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड से उसने यूरिया बनाया। ठीक है बच्चों, अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो साइंटिस्ट ने पेश की थी उसमें उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के जरिए, एब्सेंस ऑफ एयर और टेम्परेचर एंड प्रेशर जब हाई होता है तो उस प्रोसेस को 500 मिलियन साल जब गुजरते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जब उसके ऊपर हो रही होती है तो उसमें से बहुत सारी चेंजिंग आती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन क्या है, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों की बुक में ये टॉपिक हैं, डेफिनेशंस के साथ साथ दिए गए हैं, इसलिए हर चीज को हम साथ साथ लेके चलेंगे। डेफिनेशन में क्या है, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक, और सिंपली यू कैन आल्सो डिफाइन एज इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सिंपली बच्चों, आप लोग इसको अगर आपसे पूछे कि भाई कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि डेफिनेशन सिर्फ दो लफ्जों में बयान की जाए, तो दो लफ्जों में डेफिनेशन आप ये बता सकते हो, इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, यहाँ तक बात यकीनन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि प्लांट और एनिमल की सोर्सेज से हम लोगों ने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया। लेकिन यहाँ पे बात उसने ये कह दिया कि ठीक है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और उसके डेरिवेटिव्स भी हैं। डेरिवेटिव्स में बच्चों आप लोग क्या जिक्र करोगे, डेरिवेटिव्स में आप लोगों के सामने जैसे मैंने पहले भी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है जब कोवलेंटली बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ, हेलोजेंस के साथ एक्सेट्रा, इन सब के साथ जब कोवलेंटली बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो क्या बनाते हैं, उसके डेरिवेटिव्स। कंपाउंड की तरह सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी पिछली स्लाइड में भी बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज भी हैं और सिंथेटिक सोर्सेज भी हैं। नेचुरल सोर्सेज में आप लोगों के सामने प्लांट एंड एनिमल आते हैं, ठीक है, उनके फॉसिल्स आते हैं। और सिंथेटिक सोर्सेज में क्या है कि जो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेटिक सोर्सेज। खैर फर्दर हम लोग इसको अभी स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या है। There are two main sources of organic compound. Number one is natural sources and number two is synthetic.
नेचुरल सोर्सेस हमने कैसे हासिल होती हैं, उस नेचुरल सोर्सेस से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताना चाहूंगी कि नेचुरल सोर्सेस होते क्या है। प्लांट और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस जब होता है। स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हो, ठीक है, जियोग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल चेंजेस जो होती हैं, ज्योमेट्रिकल और जियोग्राफिकल चेंजेस का जिक्र आएगा तो यहाँ पे डिजास्टर्स की बात की जाएगी। आप लोगों के सामने देखें, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आते हैं, इनकी वजह से जो ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, ठीक है, जो बरीड हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। जब वो अर्थ क्रस्ट में बरीड होते हैं तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की एब्सेंस, या आप लोग कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ द एयर, ठीक है, जब हवा की मौजूदगी नहीं होगी तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस का यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया, तो स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है? बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। जैसे जैसे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, बैक्टीरिया का काम शुरू हो जाएगा उस डेड बॉडीज के ऊपर काम करने का। ठीक है, वो डेड बॉडीज को चेंज करता रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर पे, आपको पता है कि वो डेड हो जाता है, इसीलिए सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब वो फर्दर प्रोसीड करते जाएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि मैंने ये बात क्यों की है, ठीक है, कि कहाँ पे जाके उसका प्रोसेस चेंज होता जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बता चुकी हूँ बल्कि मैं, कि एनिमल और प्लांट की डेड बॉडीज के ऊपर स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस जब होता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होता है, ये डेड बॉडीज कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती कौन कौन सी टाइप्स हैं? तीन तरह की टाइप्स हमारे सामने आएंगी, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले हम लोग कोल का जिक्र करते हैं। अब कोल है क्या? कोल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कुछ अमाउंट उसमें मौजूद है सल्फर और नाइट्रोजन का भी। अब आप लोग के सामने जो कोल आता है वो प्योर फॉर्म में आता है, लेकिन जब प्लांट की, या हम लोग कहें किसी दरख्त की शाख जब टूटती है और वो जमीन के अंदर दफन हो जाती है, बरिड हो जाती है अर्थ क्रस्ट में, तो उसके ऊपर स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जैसे होती है तो वो मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज होते होते एक प्योर कोल की फॉर्म में आता है। उस प्योर कोल में क्या है, 100 और 1000 से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में आपके सामने कार्बन भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब आएंगे। उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, या आप लोग कोल को ये भी कह सकते हो, इट इज अ ब्लैक सॉलिड फ्यूल। ठीक है, जो प्योर फॉर्म में आप लोग के सामने ब्लैक कलर का कोल आता है उसमें किन किन चीजों का मिक्सचर होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन का। अब कोल बनता कैसे है? तो सबसे पहले जो उसका प्रोसेस होगा कोल बनने के प्रोसेस में, हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनाइजेशन। आप लोगों के सामने डेफिनेशन कार्बोनाइजेशन की मैंने लिखी है। सिंपल डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, इट्स कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है? वुड से ये कोल में कन्वर्ट होता कैसे है? वुड से ये कार्बन में, प्योर कार्बन में कन्वर्ट होता कैसे? तो उसके लिए एक इक्वेशन आप लोगों के सामने मैंने बनाई हुई है, ठीक है, कि वुड से कार्बन की 4 तरह की टाइप में ये कन्वर्ट किस तरह होता है। कन्वर्जन के लिए देखें, बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें होता है। उस बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या है, ये 4 टाइप्स के ऊपर 3 तरह की कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। उसका मॉइस्चर डिफरेंट हो जाता है, इनकी वोलेटिलिटी, एक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है, या वोलेटाइल मैटर कह रहे हैं कि वो चेंज हो जाता है, और कार्बन कांटेक्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब कार्बन कंटेंट की जब मैंने यहाँ पे बात की है तो परसेंटेज उसके ऊपर डिपेंड फिर कर रही है। ठीक है, अब
वुड के अंदर क्या है, 40% कार्बन मौजूद है। जैसे जैसे इसके ऊपर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, एब्सेंस ऑफ एयर में टेम्परेचर उसको मिलता है, ठीक है, जिस टेम्परेचर में बैक्टीरिया अपना काम कर सकता है, सिर्फ वहां पे, यहाँ हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करें, आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे मीडियास होते हैं, ठीक है, कि जिस मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है, उधर आप लोगों के सामने बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर वो ग्रो कर सकता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, वो बैक्टीरिया डेड हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइप जो वुड से पीट में कन्वर्ट होगी, उसमें बैक्टीरिया अपना काम करेगा। वुड से जब ये पीट में कन्वर्ट होगा तो इसकी परसेंटेज यानी कार्बन कंटेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। कार्बन कंटेंट चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म उसकी आएगी कार्बन की, जिसको हम लोग पीट कहेंगे। पीट क्या है, ये इंफीरियर क्वालिटी है। इंफीरियर क्वालिटी का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा उसमें यूज नहीं होता हमारे डेली रूटीन में, ठीक है, ये किसी खास जगह पे यूज हो सकता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर की अगर बात करेंगे तो ये स्पॉन्जी होगा, कलर इसका लाइट ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। अब और इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 60% होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर उसको हाई होता जाएगा, पीट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, लिग्नाइट में। आगे मैं इसके यूजेस भी आप लोगों को बताऊंगी, बुक में भले नहीं है, लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसकी यूजेस क्या है। लेकिन उससे पहले इसकी फिलहाल हम लोग प्रोसेस देख लें कि किस तरह ये किस किस प्रोसेस से ये गुजर रहा है। लिग्नाइट जो है वो ब्लैक कलर का होता है, लाइट ब्लैक, प्योर ब्लैक नहीं है। इसमें क्या है, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, कार्बन कंटेंट की बात अगर करेंगे तो वो कितनी परसेंटेज उसकी है, 70% कार्बन इसमें मौजूद है। अब टेम्परेचर के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर की, क्योंकि आप लोगों के सामने जैसे ही नेचुरल सोर्सेज की मैंने बात की, वहां पे मैंने 3 तरह की चीजें जिक्र की, हाई टेम्परेचर प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखें, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन सिर्फ वुड और पीट के दरमियान लिखी गई है। उसके बाद पीट और लिग्नाइट के दरमियान सिर्फ हाई टेम्परेचर की बात की गई है। लेकिन लिग्नाइट के बाद जो आगे उसकी प्रॉपर्टीज कार्बन की आपके सामने टाइप्स आती हैं, उसमें क्या क्या है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। लिग्नाइट से जैसे बिटुमिनस में ये चेंज होगा तो प्रेशर क्या है, वो इंक्रीज करेगा, और कार्बन कंटेंट बिटुमिनस में कितना है, 80%। अब 80% उसके अंदर कार्बन कंटेंट है, तो ये क्या है, ये हार्डेस्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगी कोल की, ठीक है। अब उस ब्यूटिमिनस के ऊपर जब प्रेशर इंक्रीज और होता जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड की यहाँ पे कार्बन कंटेंट या उसकी परसेंटेज की बात अगर हम करें तो वो कितना है, 92 टू 98। बहुत सारी बुक्स में बच्चों आप लोगों को मिलेगा 90% भी लिखा हुआ है, कई बुक में आप लोगों को लिखा होगा कि 92 टू 96% भी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन कि आप बुक में आप लोगों की 92 टू 98% इसका लिखा हुआ एंथ्रासाइड की। ये क्या है, सुपीरियर क्वालिटी है किसकी, कार्बन की। ये एंथ्रासाइड जो है सुपीरियर क्वालिटी होने के बाद इसकी मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होने के बावजूद, ठीक है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसके थोड़े से यूजेस का जिक्र करूंगी, ठीक है। यूजेस क्या है, पीट जो है वो आप लोगों के सामने ये ईंटें बनाने वाली जो जगह है जिसको क्लिन बोलते हैं, यानी ईंट की भट्टी, वहां पे ये यूज किया जाता है। लिग्नाइट जो है वो आप लोगों के सामने थर्मल पावर में यूज किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट, ये बिजली बनाने वाले जो है वहां पे क्या है, लिग्नाइट यूज किया जाता है। ये होता सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड कोल नहीं होता, ठीक है। लिग्नाइट जो है वो थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड आप लोगों के सामने इसकी टाइप आ रही बिटरनेस, वो किसमें, हाउस होल्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। हाउस होल्ड में जो आप लोग ये अक्सर कोयला वगैरह यूज करते हो, वो कौन सी फॉर्म होती है, कोल की थर्ड टाइप होती है बिटुमिनस। बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं होती है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट टाइप जो इसकी एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट जो है सुपीरियर क्वालिटी है कार्बन की, तो ये किसमें, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि एंथ्रासाइट इज यूज इन इंडस्ट्रियल एरियाज।
advantages of type of coals: anthracite, bituminous, lignite and peat. की सेकेंड टाइप की तरफ हम चलते हैं, जो कि है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस की डेफिनेशन आप लोगों के सामने इज द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन और इट इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। दोनों में से बच्चों आप जो सी भी डेफिनेशन आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग बता सकते हो। अब अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो उसमें मीथेन जो है वो मेजर पोर्शन मौजूद है। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने पाई चार्ट भी बनाया हुआ है, आप लोगों के सामने उसकी परसेंटेज भी मैंने लिख दी कि 85% नेचुरल गैस में मीथेन मौजूद होती है। बाकी जो पोर्शन है उसमें इथेन भी आ सकता है, उसमें प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, एक्सेट्रा। ये सारे जो लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन है ये भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इनका पोर्शन कम होता है। ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो भी डिकम्पोजिशन की सूरत में हासिल होती है। डिकम्पोजिशन किसकी? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की। मीथेन जो है वो हम लोग घरों में जो गैस यूज होती है वो मीथेन कहलाती है। मीथेन क्या है? ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस होती है, लेकिन जब हमें इसकी स्मेल फील होती है वो स्मेल मीथेन गैस की नहीं होती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल जो है रोटन एग लाइक होती है। ठीक है, वो जलने में हेल्प नहीं करती, लेकिन वो इंडिकेशन देती है लीकेज ऑफ गैस के बारे में। ठीक है बच्चों, नेचुरल सोर्सेस की थर्ड फॉर्म के ऊपर, ठीक है, वो क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है दो लफ्जों का मिक्सचर है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है? पेट्रोलियम इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इट इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, और आप ये भी कह सकते हो कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स की। ठीक है, जो पेट्रोलियम हमें रॉक से मिलता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रूड ऑयल की फॉर्म में, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं, मिनरल ऑयल भी बोल सकते हैं और फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। इस लिक्विड मटेरियल को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब किसी भी लिक्विड मिक्सचर को हीट किया जाता है तो हीट करने पर उस मिक्सचर में मौजूद फ्रिक्शन अपने एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाती है, या आप लोग ये कह सकते हो एप्रोप्रिएट बॉइलिंग पॉइंट पे एवापोरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उस एवापोरेशन के प्रोसेस में जो हमें वेपर्स मिलते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आप लोग को मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी। ठीक है, उस क्रूड ऑयल में से उस फ्रिक्शन की एवापोरेशन के प्रोसेस में जो हमें वेपर्स मिलेंगे उन वेपर्स को कंडेंस करके हम लोग पेट्रोलियम हासिल कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज के नेचुरल सोर्सेज के बारे में डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंथेटिक सोर्सेज के बारे में जिक्र करेंगे कि वो क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।